देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ले रखे हैं मैंने, और मिक्स क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं और मिक्स क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया अपने ऐप पे, ठीक है। ऐप पे जाके बहुत मिनिमल अमाउंट रखा है, आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने उसमें फिजिक्स और मैथ्स का पूरा डाल रखा है। ये ये हम पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स तो कॉमन है, एक्चुअली फिजिक्स कॉमन है, फिजिक्स और मैथ्स दोनों कॉमन है। इसमें आपका लैब असिस्टेंट में भी है और ये मुख्य आरक्षी में भी है। मैं बात मुख्य आरक्षी की कर रहा हूँ, ये उसी के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। तो देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। देखिए आइए, किसी बहुमंजिल भवन के ऊपरी छत से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर छोड़ी जाती कोई गेंद, ठीक है। कोई गेंद है, कोई गेंद इतने जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई पृथ्वी से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। गेंद कितनी ऊपर जाएगी? पहली बात, पहला तो हम यही देख लेते हैं। ये कह रहा है ये कोई बहुमंजिली इमारत होगी, इसको हम इमारत ले लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दे रखी, मेरे ख्याल से कितनी, 25 मीटर दे रखी ना, 25 मीटर ये दूरी दे रखी सर। और साथ में यहाँ से आगे देखिएगा, ये 25 मीटर की दूरी दे रखी है। यहाँ से फेंकेगी तो ऊपर कुछ डिस्टेंस तक जाएगी। इसको यदि मैं P ले लेता हूँ तो P से Q तक जाएगी। यहाँ पे Q पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कुछ वेलोसिटी देकर फेंकी गई ना, U वेलोसिटी देकर माना हमने ऊपर को फेंका। और ये कितनी हाइट तक गई, ऊपर कितनी हाइट तक गई, मान लेते हैं H हाइट ले लेते हैं इसकी हाइट कितनी ले लेते हैं, H ले लेते हैं। कहाँ, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट Q पे, तो इसकी Q पे जो वेलोसिटी होगी सर, Q पे वेलोसिटी तो इसकी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। Q पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो ये कहना क्या चाह रहा है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, हाइट निकालनी है ना, H निकालना है हमें। तो H निकालने के लिए तो फॉर्मूला ये लगेगा ना, v² बराबर u² माइनस 2g। S की जगह पे H मान रखा है मैंने, तो H मान लो आप। तो ये वैल्यू तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर को फेंका गया। यहाँ से इमारत पे कोई व्यक्ति खड़ा था, यहाँ से इसने फेंका, ये इमारत के टॉप पे खड़ा था, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका। तो u कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू जी का मान 10 दिया है इसने, 10 इंटू एच। तो h का मान निकाल लो फिर आप, h कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, अपॉन नीचे 2 गुणा 10 हो जाएगा, यही तो होगा शायद, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20, ये आपके पास आ जाएगा 20, 2 एक शून्य कटेगा, तो 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी वो। पहली बात तो गेंद कितने ऊपर जाएगी कह रहा है ना, तो गेंद 20 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी। दूसरा, गेंद पृथ्वी पर टकराने से पहले कितना समय लेगी। मान लेता हूँ गेंद पृथ्वी पर टकराने से पहले यहाँ से यहाँ तक समय, टोटल टाइम लेगी वो, मान लेते हैं t समय लेगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे, s बराबर, अब ऊपर से नीचे को आ रही है तो s बराबर ut प्लस हाफ GT², यही तो लगाऊंगा इस फॉर्मूले से। s कितना होगा सर, देखिए s जो है आपका P से Q तक जाएगी पहले, फिर और इस पॉइंट को कुछ ले लूँ मैं, R ले लेता हूँ, P से लेके Q तक जाएगी और R तक लौटेगी वो। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब नीचे को आ रही होगी तो नीचे की दिशा में आ रही होगी तो हम मूल बिंदु P को मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जब गई, फिर यहाँ से यहाँ लौटी, इतना गई लौटी, विस्थापन तो यहाँ 0 हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब मानो आप यहीं से फेंक रहे हो उसको, तो और तो कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है। इस बात का ध्यान रहे, 25 मीटर बराबर u कितना है सर, u क्या लिया जाएगा यहाँ पे, u की जो वैल्यू ली जाएगी, u बराबर माइनस का
20 मीटर पर सेकंड लिया जाएगा सर। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 20 मीटर से ऊपर को फेंको या नीचे को फेंको, ऊपर को तो पॉजिटिव होगा, नीचे को वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर को फेंकी थी ना हो, तो वो नीचे को आएगी तो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और जो जी का मान होगा, यहाँ जो मैंने जी लिखा है ए ही है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसने दे ही रखा है, ठीक है। तो जब हम इसमें रखेंगे माइनस का 20 टी मान रखा है मैंने समय, और प्लस 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ, ये 5 होगा 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस का 25 बराबर 0, 5 कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 5 बराबर 0, यही आएगा सर, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 के फैक्टर जब करोगे -5 प्लस 1 करोगे, तो -5 प्लस 1 का मतलब ऐसा कुछ बनेगा शायद मेरे ख्याल से, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस का 5 बराबर 0। तो t का मान एक तो आ रहा है -1 जो कि हो नहीं सकता समय, दूसरा t का मान कितना आ रहा है 5, तो 5 सेकंड लेगा ये। क्या कह रहा है, गेंद पृथ्वी पर टकराने से पहले कितना समय लेगी, 5 सेकंड का ये गेंद समय लेगी सर, ठीक है, 5 सेकंड का समय लेगी ये पृथ्वी से टकराने तक, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को देखें। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के वर्ग के क्रमानुपाती है, तो वस्तु का एक समान वेग से चल रही है अथवा एक समान त्वरण से चल रही है। पहली बात तो ये पूछ रहा है, देख लेते हैं, दूरी s प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर की, तो s बराबर लैम्डा टी स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ये दिया है जो क्वेश्चन से मैं उसी से बना रहा हूँ। तो सर s बराबर तो के टी स्क्वायर आ गया, अब v बराबर डी एस अपॉन डी टी होता है शायद, तो जब ये निकालोगे 2kT आ जाएगा, ये 2kT आ जाएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी तो इसकी समान नहीं है, ठीक है, t बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, k तो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखिए, फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो या डी वी अपॉन डी टी करो, कितना आएगा 2k। तो ये कांस्टेंट आ रहा नहीं आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, एक समान वेग से चल रही है तो एक समान त्वरण से, तो आंसर क्या होगा, एक समान त्वरण से चल रही हो, एक समान त्वरण से चल रही है। अब चली गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती है, चली गई दूरी, ठीक है, एक समान वेग के कारण चली गई दूरी, एक समान, ये कह रहा ना गतिमान वस्तु दूरी समय का, तो ये एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से जब चल रही है, यदि चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो, इसका मतलब s प्रोपोर्शनल हो t के, तो इसका मतलब s बराबर लैम्डा 2t लिख देता हूँ, क्योंकि लैम्डा मैंने पहले माना था। तो यहाँ से निकालो ds अपॉन dt निकालो, ds अपॉन dt बराबर लैम्डा 2 बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। एक गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी और समय के बीच ये क्या कह रहा है, चली गई दूरी जो है, पहले केस में s जो है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होगा, एक समान वेग से चलेगी या एक समान त्वरण से, एक समान वेग तो आ नहीं रहा है, त्वरण कांस्टेंट आ रहा, तो एक समान त्वरण से चल रही। दूसरे केस में चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो, चली गई दूरी s है, यदि वो t के अनुक्रमानुपाती होती हो तो तब वेग कांस्टेंट आ जाएगा। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी, और पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा, दूसरे में एक समान वेग हो जाएगा सर, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, हम 11th क्लास में पढ़ा करते थे। तो पहला ही पार्ट ये है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम बात करते थे, ठीक है, आपको ध्यान आ रहा है, तो हम बात करते थे किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यदि किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि डिस्टेंस बहुत बड़ी इनफाइनाइट मान लो उसको, तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते थे। अगर आपको ध्यान आ रहा है, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि छोटी छोटी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप बात करें, एक पटरी है, उस पटरी में रेलगाड़ी चल रही है,
तो डिस्टेंस मान लेते हैं उसको कहीं एक पॉइंट से लेके बहुत दूर जाना है, तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रेलगाड़ी तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है ना, डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर मान लेता हूँ, तो 25,000 के रिस्पेक्ट में ये कितनी ही बड़ी क्यों ना हो रेलगाड़ी, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करती थी, करेगी, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ना। इसी प्रकार यदि आप एक फुटबॉल का मैदान ले लो, आपने पढ़ा होगा फुटबॉल, और उस मैदान तो बहुत ही बड़ा होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये जो फुटबॉल होगी एक छोटी सी पार्ट होगी, नगण्य होगा इसका वैल्यू, तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करती थी, ठीक है। इसी प्रकार क्रिकेट के मैदान में, जैसे क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, मैदान में अगर आपके पास तीव्र गति से कोई गेंद फेंकी जाती है तो उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान, बशर्ते कि ये जो गेंद है ना, गेंद को पॉइंट ऑब्जेक्ट आप मान सकते, बशर्ते गेंद स्पिन ना कर रही हो, स्पिन मतलब चक्रण कहते हैं उसको, स्पिन ना कर रही हो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है मेरे को लगता है। देखिए नीचे दिए गए उदाहरणों में वस्तु के किंच को बिंदु ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। देखिए दो स्टेशनों के बीच बिना झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी बिना झटके लेके चले, बिना झटके के चल रही रेलगाड़ी बहुत छोटी हुई ना, रेलगाड़ी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं क्योंकि स्टेशन दो बहुत दूर दूर होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, रेलगाड़ी उसके रिस्पेक्ट में नगण्य मानी जा सकती, बहुत छोटा उसका आकार माना जा सकता है, तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, अच्छा ये यदि इसका रेडियस बहुत बड़ा है, ये बंदर है, ये व्यक्ति के ऊपर बैठा बंदर के बारे में पूछ रहा है, ये बंदर है, बंदर इस रेडियस की तुलना में यदि बंदर का आकार जो बहुत छोटा होगा ही होगा, छोटा, साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति, उसके ऊपर ये बैठा है, ठीक है, तो इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कब मान सकते हैं? ये जो साइकिल सवार होगा ना, जिस वृत्तीय पथ पर चल रहा होगा, उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी तो वो जो त्रिज्या जो होगी बंदर के आकार में बहुत ज़्यादा हो, कहीं इतने में ही कर रहा हो तब तो नहीं मानोगे, बहुत ये इस तरीके से चक्कर लगाता हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप उसको मान सकते हैं। किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, तो उसमें कंडीशन ये होगी कि उसकी रेडियस बहुत, आपका रेडियस बड़ी हो, जिसमें वो चक्कर लगा रहा है ना, जिसमें चक्कर लगा रहा है ये साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, उसका जो वृत्ताकार पथ का रेडियस क्या हो, बहुत बड़ा हो। अगला देखो, पृथ्वी पर टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद, ये देखिए स्पिन कर रही है, मैंने अभी बताया स्पिन करती हुई गेंद को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लेते। अगला किसी मेज के किनारे, ये मेज है, इस मेज के रिस्पेक्ट में बीकर है, ये बीकर का कुछ न कुछ तो यहाँ, ठीक है, किसी मेज के किनारे पर फिसल कर गिरा कोई बीकर, है ना, किनारे से फिसल कर कोई बीकर गिरा, बीकर और मेज का जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ले सकते हैं इसको, ठीक है ना, मेज के किनारे से बीकर गिर रहा है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट आप मान नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बीकर का जो आकार होगा ना मेज की तुलना में नगण्य नहीं होगा, बीकर का कुछ न कुछ आकार होगा, मेज के आकार की तुलना में नगण्य होता, अगर पिन जैसा कुछ होता है यहाँ पे तब तो उसको मान लेते हैं, लेकिन ये बीकर का कुछ आकार होता है ना, बीकर कितना बड़ा है आकार होता है, तो इसका मतलब इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट आप नहीं मान सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सीधे राजमार्ग पर एक कार 126 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, कुछ दूरी चली, 200 मीटर की दूरी पर उसको रोक दिया जाता है, कहता है, ठीक है। कार में रिटार्डेशन को एक समान मानते हुए, मंदन मतलब ब्रेक लगा तभी तो, रिटार्डेशन को एक समान मानते हुए कार को रुकने में कितना समय लगा, ये बताओ कहना। सबसे पहला काम यहाँ पे यू आपको जो दे रखा है 126 किलोमीटर पर आवर दे रखा, आप इसको जानते हैं, 126 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर दो 126 गुणा मीटर पर सेकंड में करना है तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी, मतलब 5/18 लिखूँ या 18/5, वैसे निकाल तो सकते ही हैं, तो आपको याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 35 मीटर पर सेकंड, शायद इतना आएगा, देखिए मैंने सॉल्व किया था, ये 35 मीटर पर सेकंड आपका ये आ जाएगा, चल रही है। और तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, ठीक है सर। और एस कितने मीटर चली, वो 200 मीटर की दूरी चली, तो
तो फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बराबर क्या है, लीनियर है, यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से a अगर मैं निकालूंगा तो a का मान एसिलेशन कितना समय लगेगा कह रहा ना है, तो समय के लिए पहले एसिलेशन चाहिए होगा तभी तो समय निकाल पाएंगे हम। पहले एसिलेशन तो है ही नहीं हमारे पास। एक्चुअल में समय निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v बराबर u प्लस ए टी, तो एसिलेशन के लिए तो निकाल रहा हूँ मैं। एसिलेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा। तो v तो 0 है, माइनस का 35 का स्क्वायर, वैसे भी वो ब्रेक लगा है तो मंदन होगा, निगेटिव आना ही आना है इसको। तो 2 गुना एस कितना है, 200। ये सॉल्व किया था मैंने, आ रहा था ये -3.06। आप भी सॉल्व कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मंदन है एसिलेशन। तो 3 दशमलव इतने का कार का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कार का मंदन कितना है, तो कार का मंदन इतना है। निगेटिव त्वरण को आप मंदन कहते हैं। तो आप इससे आप क्या निकाल लो, v तो 0 है, u आपके पास कितना है 35 माइनस 3.06 गुणा टाइम ही तो निकालना है सर। तो टाइम कितना हो जाएगा फिर, टाइम बराबर 35 अपॉन ये 3.06, यही तो आएगा शायद। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 11.4 सेकंड आ रहा था, ये आप देख लेना, ठीक है। ऑप्शन में जैसा होगा ये इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर 29 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक चाल से फेंक रहा है। गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। पहला देखो समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए गेंद के पहली बात क्या कह रहा है, गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। देखिए त्वरण की दिशा होने के लिए आप देखिए गुरुत्व के अधीन पार्टिकल मूव करता है तो करेगा यही है, तो त्वरण की दिशा जो होगी आपके ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। ये कह रहा है ना त्वरण की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर आप फेंक रहे हो तो एक्सीलरेटेड नीचे की ओर होगा ना, एक समय पे जाके यहाँ वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन नीचे को तो त्वरण कहाँ की ओर होगा, यहाँ पे त्वरण की दिशा जो होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। पहले क्वेश्चन के लिए त्वरण की दिशा हमेशा ये नीचे की ओर होगी। क्या कह रहा था, गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहा है तो त्वरण तो नीचे की ओर ही लगेगा ना, ऊपर की ओर तो 0 ही होगा। अब कह रहा है इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण, उच्चतम बिंदु पर सर वेग तो 0 होगा, कह रहा हूँ मैं, वेग तो 0 हो जाएगा। त्वरण कितना 9, जैसा ऑप्शन में दिया होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दिया है जैसे देखो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, मैं बता रहा हूँ ना नीचे की ओर होगा, तो वेग तो ऊर्ध्वाधर बिंदु पे 0 होगा और त्वरण जो होगा इतना जो कि नीचे की ओर होगा, ठीक। तीसरे पार्ट को देखते हैं। गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x बराबर 0 t बराबर 0 चुनिए। उच्चतम बिंदु पर x 0 ले लो और t को 0 ले लो। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए, अगर नीचे की ओर डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, और ऊपर की ओर और नीचे की ओर गति के दौरान वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए कह रहा है, ठीक है। अगर ऐसा माना जाए तो वेग और त्वरण के चिन्ह कैसे होंगे, वेलोसिटी तो जो होगी सर, वेलोसिटी तो नेगेटिव होगी, डेफिनेटली नेगेटिव होगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो वेग तो घटेगा ना, धीरे धीरे घटेगा वो, ठीक है। और v आप देख रहे हो नीचे की ओर आ रहा है, तो जो एक्सीलरेशन v जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर तो v नेगेटिव होगा और नीचे की ओर v पॉजिटिव होगा, ठीक है। नीचे की ओर v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये त्वरण जो है ना हमेशा इतना ही रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कह रहा था ना वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। वेग तो ऊपर की ओर तो नेगेटिव होगा क्योंकि धीरे धीरे घटेगा, नीचे की ओर पॉजिटिव होगा, लेकिन त्वरण हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड धनात्मक ही रहेगा और सदैव नीचे की ओर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब अगली बात कर रहा है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर बाद खिलाड़ी के हाथों में आती है। ये क्वेश्चन अच्छा है सर, किस ऊंचाई तक जाएगी। ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो a का मतलब g हुआ, g आपको दे रखा है 9.8
और हाइट को मैं कुछ मान लेता हूँ, एस मानो एच मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आपका वेलोसिटी निगेटिव होगी, कह रहा हूँ ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी को आप निगेटिव ही लोगे। ठीक है, वेग जो होगा आपका u जो होगा, u कितना है, इसने कितना दे रखा है बाय द वे, 29 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से कह रहा था ना। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, v तो 0, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0, माइनस का ये होगा सर 29 दशमलव कितना दे रखा है, 29 ही दे रखा है, कितना दे रखा है इसने, 29 ही दे रखा है ना, 29 मीटर पर सेकंड, 29 मीटर पर सेकंड ही तो दे रखा है। u की वैल्यू 29 मीटर पर सेकंड दे रखी ना, 29 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप 29 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब जी मतलब 9.8 इंटू हाइट को h निकाल लो आप यहाँ से, h की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो आएगा वो h हो जाएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसी प्रकार s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s बराबर कितना आ जाएगा सर, u कितना है, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या कह रहा है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर बाद खिलाड़ी के, देखिए ये ऊपर गई, खिलाड़ी के हाथों में आई तो डिस्टेंस जितनी की उतनी वापस आ गई, तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो s बराबर 0 होगा तो u कितना है, माइनस का 29 इंटू टाइम कितना है, टाइम आपको निकालना है, प्लस 1/2, g तो आपको पता है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको टी भी मिल जाएगा। इतना काम आपका है, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, टी भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपने ही क्वेश्चन होगा एक। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया ये कथन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सर। सत्य और असत्य बताना है। किसी क्षण चाल शून्य होने पर उसका त्वरण अशून्य हो सकता है, कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, अभी तो हमने पढ़ा। तो ये जब ऊपर की ओर फेंकोगे तो वेलोसिटी तो 0 होगी, लेकिन एक्सेलरेटेड तो पार्टिकल नीचे की ओर हो रहा था ना, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप किसी भी पार्टिकल को, गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो चाल एक पॉइंट पे शून्य हो रही थी, लेकिन त्वरण तो उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड था ना। चाल शून्य होने पर वेग अशून्य हो सकता है, ये वाली चीज़ देखिए। वेग जो होता है ना सर, वेग बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, चाल के साथ साथ दिशा भी जुड़ती है उसमें, वेग क्योंकि सदिश राशि है ना। तो अब ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, चाल शून्य भी हो जाए तो चाल अगर शून्य हो जाए, ठीक है, चाल को अगर आप शून्य कर दो तो किस डायरेक्शन में, वेग भी शून्य हो जाएगा। अशून्य हो सकता है कह रहा था, ये गलत है। ठीक है, शून्य हो जाएगा, ये तो सही था। चाल स्थिर हो, त्वरण अशून्य या शून्य होना चाहिए। इसको देखो, अगर v बराबर कांस्टेंट हो तो आप देखिए एक्सेलरेशन कितना होगा, dv/dt निकालते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये c वाला भी क्या हो जाएगा, चाल कांस्टेंट थी, त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। अच्छा, अवश्य ही शून्य होना चाहिए, यस अवश्य शून्य ही तो आ रहा है। लास्ट वाला देखो, चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी, त्वरण धनात्मक हो, ये गलत है। किसी वस्तु को आप ऊपर को फेंकोगे तो चाल घटेगी, वेलोसिटी स्पीड उसकी घटेगी, परंतु त्वरण हमेशा नीचे की ओर होगा और वो फिक्स रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, धनात्मक ही मानते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हम यदि त्वरण धनात्मक हो कह रहा है, चाल अवश्य बढ़ती रहेगी कह रहा है, चाल ये तो गलत हो गया, ये धनात्मक है और आपका ये वेलोसिटी तो डिक्रीज होती है, हमें इतना ही चेक करना था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य कथन हो गया सर। इनको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे सर। ठीक है, तो इतना करिए, उसके बाद हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।